नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। तो बीते कुछ दशकों से गांधी नेहरू परिवार के सदस्यों ने यूपी के अमेठी और रायबरेली की सांसदी संभाली है। उसे परियोजनाएं देकर अपना गढ़ बनाया और लोगों से गहरा रिश्ता भी कायम किया है। लेकिन 2019 में जब भाजपा की स्मृति ईरानी ने अमेठी से लोकसभा चुनावों में राहुल गांधी को हराया, तब से राहुल गांधी केवल 2 बार अमेठी आए। अब रायबरेली से भी सोनिया गांधी स्वास्थ्य कारणों की वजह से अब चुनाव नहीं लड़ेंगी। 80 लोकसभा सीटों वाले यूपी में कांग्रेस के पास सिर्फ रायबरेली से सोनिया गांधी ही सांसद है और 403 विधानसभा सीटों में से सिर्फ 2 ही विधायक है। इन आंकड़ों में साफ तौर पर एक बात तो नजर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी की कमजोरी से अब सवाल ये उठता है कि गांधी परिवार का गढ़ माने जाने वाले अमेठी और रायबरेली से क्या गांधी परिवार का कोई सदस्य 2024 में सांसद चुना जाएगा या फिर नहीं चुना जाएगा। तो जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी मिशन 80 के लक्ष्य को लेकर हर एक समीकरण को साध रही है, हर एक समीकरण को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशियों को उतार रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के सामने इंडिया अलायंस के रूप में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ खड़े हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि लगातार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ये कहते हुए तो मुखर नजर आते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी को हराने में सक्षम है और इस बार का चुनाव बेहद ही बड़ा परिवर्तन देश की राजनीति में लाएगा। लेकिन क्या ये वाकई संभव है? क्योंकि आज ये सवाल इसलिए लाजमी हो जाता है कि अगर वाकई ये दोनों पार्टियां मजबूत स्थिति में है तो फिर आखिर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ साथ कांग्रेस को सर्वे की जरूरत क्या पड़ी? रायबरेली तो कांग्रेस का गढ़ है, ऐसे में रायबरेली में आखिर कांग्रेस सर्वे क्यों करा रही है? और अमेठी में तो फिलहाल मौजूदा सांसद भारतीय जनता पार्टी की स्मृति ईरानी है और अमेठी में आखिर कांग्रेस को सर्वे की जरूरत क्या पड़ी है? तो भारतीय जनता पार्टी जीत को लेकर तो आश्वस्त है। मिशन डिमोलिशन पर भी लगातार बीजेपी काम कर रही है, जैसा कि विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि मिशन डिमोलिशन की तर्ज पर जो बीजेपी है वो लगातार अपना कुनबा बढ़ा रही है, जनाधार बढ़ा रही है। तो वही अब बड़ी चुनौतियां हैं विपक्षी दलों के आगे। विपक्षी दलों के सामने चुनौतियां भी दिलचस्प इसलिए हो जाती है क्योंकि बीजेपी हर एक समीकरण को साध रही है। ऐसे में आखिर 80 लोकसभा सीट वाले प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इस बार कितनी मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ी होती है? लगातार कांग्रेस को सर्वे की जरूरत पड़ रही है, समाजवादी पार्टी को सर्वे की जरूरत पड़ रही है। अगर दोनों ही पार्टी अपने मजबूत स्थिति में है तो दोनों ही पार्टियों को सर्वे की जरूरत क्या है? लगातार कांग्रेस ये भी कहती हुई नजर आती है कि रायबरेली और अमेठी तो हमारा गढ़ है और इस बार अमेठी में फिर से कांग्रेस आने वाली है। अगर वाकई कांग्रेस के इस दावों में हकीकत है तो कांग्रेस आखिर सर्वे क्यों करा रही है? 17 सीटों पर कांग्रेस इस बार चुनावी मैदान में उतरेगी। इसी के साथ 63 बची हुई सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनावी मैदान में उतरेगी। तो ये तो गठबंधन की बात रही। वही भारतीय जनता पार्टी ने 51 प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में प्रेजेंट कर दिया है। ऐसे में प्रत्याशियों का ऐलान तो लगभग हो चुका है। कहां से कौन लड़ेगा, कुछ शेष सीटें बाकी है जहां पर प्रत्याशियों का ऐलान होना बाकी है। लेकिन लगातार जो सर्वे कराया जा रहा है, आखिर इसके मायने क्या है? जो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीजेपी लगातार सर्वे कर रही है, अब इस सर्वे से क्या हासिल होगा? इस सर्वे का निचोड़ क्या होगा? और क्या सर्वे के नतीजे सामने आने के बाद क्या प्रत्याशियों में बड़े पैमाने पर हेरफेर किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा? आज इन्हीं बड़े सवालों पर हम बड़ी चर्चा करेंगे। तो 24 का रण दिलचस्प हो चुका है। दमदार और मजबूत तरीके से हर एक पार्टी चुनावी मैदान में उतर चुकी है। अब कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, कौन कहां से चुनाव जीतेगा, सवाल ये बहुत बड़ा है। चुनावी मैदान में प्रत्याशियों को उतारना पार्टियों ने शुरू कर दिया है और जो शेष बची हुई सीटें हैं वहां पर भी समीकरण साधा जा रहा है। कहीं सर्वे हो रहा है, कई रिपोर्ट कार्ड तैयार हो चुके हैं। रिपोर्ट कार्ड के आधार पर प्रत्याशियों के टिकट कट रहे हैं, नए प्रत्याशियों को हर एक पार्टी लॉन्च कर रही है। लेकिन जो लगातार हर एक पार्टी सर्वे करा रही है, अब उस सर्वे की जरूरत क्या है?
सबसे ज्यादा कांग्रेस सर्वे पर फोकस कर रही है। 17 सीटों पर कांग्रेस चुनावी मैदान में उतरेगी और इन 17 सीटों पर ही कांग्रेस लगातार सर्वे कर रही है। आखिर अब विपक्षी दलों को सर्वे की जरूरत क्या है और क्या सर्वे के नतीजे सामने आने के बाद कोई बड़े पैमाने पर प्रत्याशियों में हेरफेर होगा या फिर नहीं होगा? आज इन्हीं बड़े सवालों पर हम बड़ी चर्चा करेंगे, जिसके लिए मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका परिचय पहले आपसे करवा देती हूँ। प्रवक्ता कांग्रेस राज शर्मा इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। केसी जैन नेता बीजेपी इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही फराज जी प्रवक्ता सपा इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं करना चाहूंगी राज शर्मा जी से। पंडित राज शर्मा जी, आप तो आश्वस्त है कि आप भारतीय जनता पार्टी के सामने मजबूती से और दमदार तरीके से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, फिर आखिरकार आपको अमेठी और रायबरेली में सर्वे की जरूरत क्या पड़ रही है? देखिए, सारी चीजों को अप्लाई किया जाता है। सर्वे कराने का मतलब ये नहीं है कोई भी पार्टी हो चाहे इसमें, वो अपने कैंडिडेट के लिए और जो मेन कैंडिडेट होते हैं उनके लिए ठोक बजा के ही जमीन तैयार की जाती है। ठीक है ना। और आज के जमाने में मतदाता का क्या रुझान होता है ये देखना भी जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ही सर्वे करा रही, सब कोई पार्टी हो सब सर्वे करा रही हो। मैं नहीं समझता सर्वे कराना कोई जुल्म है और कोई नुकसान है। ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। मैं नहीं समझता हूँ कि इस पे कोई ज्यादा क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत है। लेकिन राज शर्मा जी, रायबरेली तो पहले से ही कांग्रेस का गढ़ है, तो आखिर रायबरेली में ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी सर्वे की? अब जहां जिसका मजबूत गढ़ है वहां तो मेरे मुताबिक सर्वे की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीजेपी आश्वस्त है अपने गढ़ को लेके। कहाँ है, कहाँ पे, कौन से गढ़ को लेके आश्वस्त है? केसी जैन जी, क्या आप अपने क्षेत्रों को लेकर आश्वस्त है कि नहीं है? देखिए मुस्कान जी, भारतीय जनता पार्टी की तैयारी एक एक सीट पर बहुत पहले से है। और अभी जिस चुनाव को विपक्ष और कांग्रेस कह रहे थे कि ये सेमीफाइनल है, उसके रिजल्ट ने भी बता दिया कि जनता का रुझान किधर है। वो चाहे छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, इसके रिजल्ट ने भी बता दिया। दूसरी बात ये कि कहां पर कौन सा प्रत्याशी उतारेंगे, बिल्कुल ये पार्टी का विशेषाधिकार है। इसको पार्टी अपने हिसाब से तय करती है। और राज शर्मा जी ने जो बात कही उसमें कुछ भी उतर नहीं है कि वो अपने प्रत्याशी अपने हिसाब से तय करेंगे और सर्वे कराएं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में जिस प्रकार से केंद्र की सरकार ने काम किया है, भारत देश आज सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, 5वीं अर्थव्यवस्था बनकर के उभरा है, विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बनकर के। साथ ही साथ जिस प्रकार से लगातार डेवलपमेंट हो रहा है, पूरे देश का जिस प्रकार से डेवलपमेंट हो रहा है और जनता जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में उसके साथ दिखाई दे रही है, तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है। 370 प्लस बीजेपी की सीटें और 400 पार हमारा एनडीए गठबंधन लेकर के आएगा और उत्तर प्रदेश पे 80 की 80 सीटें हम जीतने वाले हैं। देखिए पंडित राज शर्मा जी, आश्वस्त है कि नहीं? अब आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या जिक्र कर रही थी। वो आश्वस्त है कि 80 की 80 सीटें हमारे पास आ रही हैं। मैं जवाब देता हूँ इसका। अगर ये 100% अगर ये श्योर हैं, तो आप कह रहे हैं ये 80, ये कह रहे हैं कि 80, इनके दूसरे प्रवक्ता कहते हैं 75, बाकी कह देते हैं 70। एक प्रवक्ता ने मुझसे कहा था कि 30-35 लोग जो हारने वाले हैं उनका टिकट बदला जाएगा। तो क्या विश्वास किया जाए? मेरा ये मानना है कि चैनल में बैठ के प्रवक्ताओं को एक चीज, आजकल दिक्कत क्या है, प्रवक्ता ये सोचता है कि मैं सिर्फ अपनी पार्टी का काला चश्मा पहन के बड़ाई करता रहूंगा और पब्लिक मुझे अच्छा कहेगी। मैं आज एक बात कहना चाहता हूं, जैन साहब, प्रवक्ता का रोल होता है सही बात को सही कहना, गलत को गलत कहना। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है गुरुदेव, अगर 100% श्योर हो तो ऐसे भी एमपी हैं जो 8-8 बार से जीत रहे हैं, आपने उनका टिकट घोषित नहीं किया, इसका मतलब आपको यकीन है कि वो सीट हार सकते हैं। राहुल गांधी जी पीलीभीत में नहीं किया, इसका मतलब आप हार सकते हैं। सोनिया गांधी जी बदायूं में नहीं किया, इसका मतलब आप हार सकते हैं। बरेली में 8 बार का एमपी, अगर नहीं लड़ेंगे तो किस बात का जिसे मिनी नागपुर कहते हैं, बात का है ना, हारने का। अरे वहां आपने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया। आप 100% श्योर कहाँ हो गए बताइए? उत्तर प्रदेश 100% श्योर हो गए? अरे झूठ बोलो, कमरे में बैठ के बोलो, हफ्ते में एक बार बोलो, अच्छा लगेगा। रोज झूठ बोलोगे, अच्छा किदवई साहब, बीजेपी तो ये नारा लगा रही है कि 80 की 80 सीटें हम जीतने वाले हैं, जनता का समर्थन हमें मिल रहा है, और इस बात को अभी नकार भी नहीं सकते कि बीजेपी अभी मजबूत स्थिति में है। ऐसे में क्या लगता है कि आप जो
नाप तोल के प्रत्याशियों को उतार रहे हैं, क्या उससे आप बीजेपी का समीकरण बिगाड़ पाएंगे? मुस्कान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए कि आपको किसने बता दिया भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है? अगर भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में होती तो पिछले कुछ दिनों में 2 सिटिंग एमपी इनके, एक विजेंद्र सिंह और एक राहुल कासवान, बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं। 4 सिटिंग एमपी जयंत सिन्हा, गौतम गंभीर, सनी देओल और जसवीर कौर, ये राजनीति से संन्यास का ऐलान कर लेते हैं। उपेंद्र रावत बाराबंकी के जो सांसद हैं और पवन सिंह जी, वो टिकट वापस कर देते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन और नितिन पटेल जी राजनीति छोड़ देते हैं। तो आप ये जो डूबता हुआ जहाज भारतीय जनता पार्टी का है, ये आपको किसने बता दिया कि ये अरे आंकड़ों पर जाइए ना, 2019 के नतीजों पर जाइए। 2019 के नतीजे ये बताते हैं कि मजबूत स्थिति में है। आंकड़ों पर भी जाता हूँ मैं, आंकड़ों की भी आपको बात कर देता हूँ। जब 1984 में कांग्रेस 400 सीटें जीत करके आई थी, तब भी लोग यही बोलते थे कि 1989 के इलेक्शन में कांग्रेस को हराना इम्पॉसिबल है। लेकिन ये जनता है, मेन आंकड़े जनता होते हैं मुस्कान जी। कांग्रेस की 400 सीटों वाली, 400 सांसदों वाली सरकार 1989 में इस देश से चली गई थी। तो और 2004 में भी, सुन लीजिए, 2004 में भी जब इंडिया शाइनिंग का नारा लेकर के श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय अलोकतांत्रिक गठबंधन को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तब भी ऐसा लग रहा था कि पूरे देश में और मीडिया एक पर्सपेक्टिव क्रिएट कर रहा था, एक नैरेटिव क्रिएट कर रहा था कि भैया आपकी बार अटल बिहारी वाजपेयी जो 350 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। मगर हुआ क्या? देखिए, ये जनता है, जनता के आंकड़े जो है ना वो सबसे आगे बोलते हैं। और दूसरी बात सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट जो मैंने आपको बताया, वो ये बताया कि भारतीय जनता पार्टी के जो सिटिंग एमपीज हैं वो टिकट वापस कर रहे हैं। इनके सिटिंग एमपीज राजनीति छोड़ रहे हैं। इनके जो मंत्री थे और बड़े बड़े मंत्री, वो राजनीति से संन्यास ले रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है और उसमें सबसे पहले ये लोग जो हैं वो कूद कूद करके भाग रहे हैं। दूसरी बात, किदवई साहब, आपके भी बहुत सारे विधायकों ने हाल ही में जिस तरीके से राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग किया, इसको भी नकार नहीं सकते। लेकिन केसी जैन जी, कितना भी आप दमखम लगा लीजिए, डूबता हुआ जहाज है। किदवई साहब कह रहे हैं कि बीजेपी अब डूबता हुआ जहाज है। 2024 में बीजेपी के सामने तस्वीर क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए, समाजवादी पार्टी को पूरा अधिकार है कहने का, क्योंकि अपनी पार्टी का गुणगान नहीं करेंगे तो। लेकिन अभी कांग्रेस के साथी कह रहे थे कि प्रवक्ताओं को सही बात कहनी चाहिए। जो पार्टी अपने परिवार की सारी सीटें हार गई, बहन जी के साथ गठबंधन करने के बाद में भी वो पार्टी इस तरीके के दम वाली बातें कर रही है। इतना गुरु अटल बिहारी वाजपेयी साहब भी थे। और एक चीज सन 2014 में डर तो मोदी जी को भी था। जिन लोगों ने क्यों कहा है कि 2 जगह से क्यों लड़े थे मोदी जी? उन्होंने उसके कारण ना कि क्यों नहीं लड़ना चाहते। वो अपना क्रिकेट पे ध्यान देना चाहते हैं, किसी की ओवर एज हो गई है, कोई अपना दूसरी तरफ ध्यान करना चाहता है। लेकिन वो 3 लोगों की संख्या 400 के पार तो नहीं पहुंच गई ना। अगर वो 3 सीटों को ब्लर किसने किया था? नहीं लड़ रहे हैं, इसका क्या परिणाम? लेकिन वो शाइनिंग इंडिया को ब्लर किसने किया था? और आपके वहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया, अरे शाइनिंग इंडिया भी तो था 2004 में। पार्टी के साथ आपके घमंड को घुंघरू की तरह तोड़ दिया था। कांग्रेस के 4 से 5 महीना पहले आपने चुनाव कराया था। अभी जो आपने सवाल किया, अरे जैद साहब, 4 से 5 महीना पहले शाइनिंग इंडिया बता रहे थे। बस केसी जैन जी को पूरा करने दीजिए, फिर मैं सीधा आपका रुख करूंगी जी। देखिए, अरे तो झुट्टू की पार्टी है, कितना करेंगे ये? तो आप देखिए, संजय सेठ जी जो कि कभी समाजवादी पार्टी में हुआ करते, आज वो मेरे साथ थे और राज्यसभा सांसद है वो। और उनका साथ किसने दिया? आपके लोगों ने उनका साथ दिया। और आपके ऊपर तोहमत भी बढ़ी कि आपने अयोध्या जाने से रोका, भगवान राम मंदिर के दर्शन करने से रोका। तो अगर आपके इस तरीके के क्रियाकलाप आज की डेट पे भी है, माननीय मुलायम सिंह जी का समय जाने दीजिए कि उन्होंने गोलियां चलवाई थी राम भक्तों पर, लेकिन आज आप दर्शन करने से रोकेंगे तो आपके लोग छोड़ के पार्टी आ रहे हैं। आपके विधायकों ने खुली क्रॉस वोटिंग की। कब तक अयोध्या पर बात कीजिएगा भाई? आप तो इलेक्शन कमीशन भी कह चुका है कि धार्मिक मसलों पर बोलने से बचिए ना, धार्मिक टिप्पणी मत करिए ना। बात धार्मिक मुद्दों की नहीं है, बात ये है कि मैं स्टेटमेंट बता रहा हूँ कि क्या छोड़ करके वो आ रहे हैं हमारे साथ। जैन साहब के पास वो पॉकेट डायरी वही है, उसमें लिखा हुआ ही वही है। उसका जवाब मैं दे रहा हूँ, बोले भी तो बोलना चाहिए कि इन्होंने अयोध्या जाने से रोका। ठीक है, रुकिए, आरोपों पर जवाब लेती हूँ। राज शर्मा साहब, आरोपों पर जवाब दीजिए केसी जैन जी के। और ये परिवार मैं ये कह रहा हूँ, पहली बात तो कह रहा हूँ, जैन साहब के बाद जो पॉकेट डायरी है उसमें धार्मिक की प्रवृत्तियां लिखी हुई है, तो वही बोलेंगे। और एक और बात, सुना था सन 2014 में मोदी जी को भी डर था
जो 2 जगह तो से लड़े ये थे। सारी चीजों का इनको मंथन जवाब करना दो। चाहिए कि इनकी जैन स्थिति साहब, है कहाँ जैन पर, साहब, सही से कहाँ जवाब दे पर दो। स्थिति है अच्छा, समाजवादी डर पार्टी है नहीं की, है आपको हारने के लिए? क्या स्थिति है आपके कांग्रेस शाइनिंग की, इंडिया को ब्लर कर दिया तो नहीं कांग्रेस कर के दिया साथी था? क्या ये ठीक है। बताएंगे? बताइए। देखिए सब लोग एक अब भी साथ शर्म बोलेंगे। नहीं? आपने कहा कि आप अभी रुक जाइए, मैंने एक चैनल सुना पे ना, मैं बोल रहा था, मेरी बात पूरी होने दीजिए। भारतीय क्या जनता पार्टी गांधी के प्रवक्ता से परिवार निकल गया अमेठी कि रायबरेली से सरकार के चुनाव अंतिम लड़ेगा दिन है, कि नहीं अंतिम दिन लड़ेगा? है। आप ये बताइए। आज अभी राज चैनल में शर्मा जी, निकला किसी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि सरकार के अंतिम दिन है, इसलिए सीए ला दिया। तो मैंने कहा ये अंतिम गई, हो गया भाई, सच्चाई निकल गई जैन साहब। अब खत्म मामला भाई। अरे आप देखो, लोग दुश्मन हैं, योगी जी दुश्मन गडकरी की नहीं गवाइयों पड़ती, के योगी दुश्मन जी हैं आप लोग। गवर्नर की नहीं पड़ती। आप अंदर अंदर राम मैं भक्तों पे एक बात गोली चैलेंज चलवानों कर के रहा हूँ साथ गलबैया कर रहे मुस्कान हैं आप। जी, अंदर अंदर आप तो अयोध्या नहीं गए? अयोध्या अमित गए क्या? शाह और मोदी जी की नहीं अयोध्या गए राहुल पड़ती। गांधी जी? एक भी अमित शाह का भगवान राम चहेता मंदिर मंत्री के नहीं है गुजरात में। महोत्सव में जब अयोध्या सरकार पहुंचे इन्होंने नहीं बदल दी पहुंचे थी ना? तो शाह जी का आप कोई केवल नहीं और था। केवल हिंदुओं के दुश्मन है इनके कांग्रेस अंदर पार्टी। ज्वालामुखी फूट रहा है। अल्पसंख्यक अच्छा। के नाम और पर जैन केवल साहब, चलिए, आपको ठीक मुस्लिम है। आज प्रेम ये सता पद रहा रखिए, है। सनद रहा है ये दिन चलिए, ठीक है, कि रुकिए ना, आप एक एक जब करके। टूटोगे ठीक है। तो शीशे की तरह बिखर जाओगे। अच्छा, बस ये शीशे। याद अच्छा, रखना। राज शर्मा साहब, केसी जैन जी, राज शर्मा साहब कह रहे हैं कि अंदर ही अंदर तो बीजेपी में भी अंतरकलह जबरदस्त तरीके से मची हुई है। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह में ही नहीं पट रही है, और 2024 के जब चुनावी मैदान में और दमखम तरीके से आप उतरेंगे तो ये भी पता चल जाएगा। देखिए, इससे ज्यादा हास्यात्मक कुछ नहीं हो सकता। इनका मुंह है, इनकी जुबान है, तो ये भी कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़े ना लड़े पता नहीं, ये भी कह सकते हैं जिनके नाम घोषित हो गए हैं अमेठी से। आप देखिए, और एक और बात, स्मृति ईरानी जी अरे का नाम घोषित हो गया है। प्रधानमंत्री लोग जी पे कहते हैं कौन स्मृति ईरानी विश्वास करेगा? नहीं लड़ेगी चुनाव इस 12 बार, घंटे पहले जिस मुख्यमंत्री को बचपन का दोस्त बता रहे, अगले दिन बदल दिया। अरे रुकिए राज शर्मा अरे साहब, कोई रुकिए विश्वास ना, नहीं एक एक करता। करके, प्लीज प्लीज, एक एक करके जी। देखिए मुस्कान जी, इन्होंने ये भी रूमर फैलाया कि सीए के माध्यम से मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, सारे देश के मुसलमानों को बाहर कर दिया जाए जी। माननीय अमित शाह जी का बयान आ गया, माननीय मोदी जी का बयान आ गया। साथ ही साथ सबके सामने आज बिल भी है, आप नेट पे पूरा बिल पढ़ भी सकते हैं। नया जो सिविल एमेंडमेंट एक्ट आया है, जो नोटिफिकेशन है, उसको आप पढ़ भी सकते हैं। और तमाम सारे मुस्लिम धर्मगुरु जो डिबेट पे बैठते, कल भी हमारे साथ बैठे थे अलग अलग डिबेटों में कई लोग, उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया कि ये नागरिकता लेने का बिल नहीं है, ये नागरिकता देने का बिल है। अच्छा। एक भी भारतीय की नागरिकता नहीं जा रही है। हेड मास्टर तो बन के किसी बोलते मुस्लिम की, रहे न ये किसी बात। अन्य की। हे भगवान, किसी भी पॉकेट भारतवासी डायरी के की अलावा थोड़ा कुछ और अरे बोल दिया रुकिए करो। राज शर्मा साहब, सबको रुकिए पता रुकिए चल रुकिए जाएगा। रुकिए, काम नहीं हो ठीक रहा है। लेकिन वहां पे भी उन्होंने झूठ फैलाया, चलिए। और उसी झूठ का परिणाम क्या रहा? मुसलमानों को इन्होंने बदनाम करने का काम किया। इन्होंने झूठ फैलाया, वो सड़कों पे उतर आए कि भाई हमारी नागरिकता जा रही है, हमारी नागरिकता ना जाए, उसका विरोध करते हैं। विरोध क्यों अच्छा, किया देखिए भाई? किदवई साहब, आम सीएए को आदमी लेकर क्या भी पता अब क्या है? पुरजोर तरीके से सियासत हो रही है, नहीं है? बीजेपी भी इसको अपनी बड़ी उपलब्धि बता रही है। अगर बीजेपी इसे एक बड़ी उपलब्धि के रूप में प्रेजेंट करती है तो आपके पास क्या विकल्प होगा? मुस्कान जी, देखिए, दो आपके इस सवाल में जी। दो सवाल छुपे हुए हैं। जी। पहला तो ये कि अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के भाई ने बात की साइज ऑफ द इकोनॉमी की, इंडिया की जो ग्रोथ हो रही है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, और दूसरा सीए। तो देखिए, ये दोनों सवाल जो है मुस्कान जी, एक दूसरे से लिंक्ड है, क्योंकि हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के भाई हैं, उनके पास एक व्हाट्सएप आ जाता है इनके सारे प्रवक्ताओं के पास कि उनको बोलना है कि ये बोलना कि इंडिया जो है वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है। लेकिन इनको ये नहीं पता है कि जो पर कैपिटा इनकम की जो ग्रोथ रेट है, या जो पर कैपिटा इनकम है, वो G20 कंट्रीज में हमारी लोवेस्ट है, और उत्तर प्रदेश जिस राज्य में हम लोग बैठे हुए हैं वो इंडिया में सबसे ज्यादा कम है। जो हमारी रूरल वेजेस हैं, जिनको हम खेतीहर मजदूरी बोल सकते हैं, नॉन खेतीहर मजदूरी, या जो कंस्ट्रक्शन लेबर है, निर्माण मजदूर, वो पिछले 9 साल में जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का ही डेटा है कि वो फ्लैट है। मतलब पिछले 9 साल में इन मजदूरों की, बेचारों की कोई भी इनकम नहीं बढ़ी है। फार्मर इनकम, जो किसान है, वो 27 रुपए पर डे विशुद्ध किसानी से कमा रहा है। 80 करोड़ लोगों को आपने लाइन में लगा दिया। और दूसरी बात, मजेदार बात और है, अभी सरकार का ही NSSO का ही कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे आया है, वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के भाई से कहिएगा कि उसको पढ़ेंगे, उसके हिसाब से पहली बार ऐसा हुआ है। किदवई साहब, सवाल पर रहिए ना। मेरा सवाल ये नहीं था। किदवई साहब, सवाल पर आते हैं, मेरे सवाल का जवाब 5 रुपए महीने बांटने वाली पार्टी है, कहीं अरे केसी जैन जी, रुकिए ना, रुकिए। लोगों की इनकम की बात कर रहे हैं। ठीक है,
किदवई साहब, मेरा सवाल ये था कि बीजेपी लगातार सीएए को उपलब्धि बता रही है अपनी जनता के बीच, सार्वजनिक मंच से गृह मंत्री अमित शाह से लेकर हर एक नेता कह रहा है कि उपलब्धि है हमारी। अगर ये उपलब्धि बीजेपी बताने में कामयाब हो गई कि हमारी बड़ी उपलब्धि है, मुसलमानों का विश्वास हासिल हो गया, तो आपके पास क्या विकल्प बचेगा? मुस्कान जी, मैं वही तो बोल रहा हूं कि इनके पास कुछ बताने के लिए है ही नहीं, तो ये ऐसे इररिलेवेंट चीजें जो है ना वही लाएंगे। अरे भाई, सीए से हमारे देश का किसान अगर उसकी इनकम डबल हो जाती है तो स्वागत है उसका। सीए ला करके अगर पर कैपिटा इनकम जो है हमारी $3700 $2700 से बढ़ करके $20,000 हो जाती है तो स्वागत है उसका। सीए ला करके अगर मजदूरों की मजदूरी बढ़ जाती है तो स्वागत है उसका। सीए ला करके अगर महंगाई कम हो जाती है तो स्वागत है उसका। सीए ला करके अगर बेरोजगारी कम हो जाती है तो स्वागत है उसका। मुस्कान जी, इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। इसके इलेक्शन से मात्र 1 महीना पहले सीए का शगुफा ले आए। अगर इनके पास बताने के लिए होता कि साहब हमने रोजगार बढ़ा दिया तो ये बताते। अगर ये बताते कि जो प्रधानमंत्री जी ने झूठ बोला था कि हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे तो वो बताते। मतलब इन्हीं के सरकारी आंकड़े, चाहे पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे ले लीजिए, एनएसएसओ के आंकड़े ले लीजिए, एनएसओ के आंकड़े ले लीजिए, हर फ्रंट पर ये लोग बोल चुके हैं। इसीलिए सीए का नया शगुफा ले आए मुस्कान जी। चलिए ठीक है, केसी जैन जी, चुनाव से पहले हर बार आप शगुफा देते हैं। किदवई साहब कह रहे हैं इस बार आपने सीएए का शगुफा जनता के हाथ में थमा दिया, मुद्दों से आपने जनता को भटका दिया, सीएए को आपने आगे कर दिया। पहली बात तो ये है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भ्रम फैलाने का काम कर रहे सीए पे, ये बहुत ही गलत है और बहुत ही निंदनीय। इसमें देखिए, भारतीय नागरिक जो हैं उनसे कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं है। ना तो उनकी नागरिकता कहीं जा रही है, ना तो कहीं उनके साथ हस्तक्षेप हो। ये नागरिकता देने का बिल। और दूसरी बात, जो लोग 2014 से पहले यहाँ पर आ चुके, उनके लिए ये बिल लेकर के आया गया है कि यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं इन 3 देशों के, तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, तो इनको यहाँ पे संरक्षण मिलेगा और इनके लिए चीजें मुहैया कराएंगे। तो इसमें शगुफा की क्या बात है? आम आदमी को, जो यहाँ के नागरिक, उससे कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन क्या है कि ये भ्रम फैला रहे हैं। दूसरी बात ये, किसानों को हमने 2.5 लाख करोड़ रुपए उनके अकाउंट में डायरेक्ट भेजने का काम किया। कांग्रेस के जिस प्रकार से स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी कहा करते थे कि हम 1 रुपया भेजते मात्र 15 पैसे पहुंचता, 85 पैसे खाने वाले कौन लोग थे? 85% यही कांग्रेसी लोग थे। कोई और बाहर का नहीं था, किसी की और हैसियत रही थी उस समय पे, न तो कोई इतना पढ़ा लिखा, न कोई इतना डेवलप था। पैसा केंद्र से लेकर के नीचे तक जाने में जो 85% पैसा खाने वाले लोग हैं, यही भ्रष्टाचारी लोग हैं जो आज बड़ी बातें कर, और जनता ने इसलिए इनको नकार दिया। इनको एक बात का जवाब देना चाहिए हमारे कांग्रेस के साथियों को कि जो रायबरेली अमेठी, जो उत्तर प्रदेश इनकी कर्म भूमि रही, उस कर्म भूमि पर क्या गांधी परिवार का कोई व्यक्ति चुनाव लड़ेगा? नहीं लड़ेगा। तो किस डर से नहीं लड़ेगा? राहुल गांधी जी क्यों वायनाड भाग जाते हैं? सोनिया गांधी जी क्यों चुनाव लड़ने से मना कर देती है? यानी कि अगर गौतम गंभीर मना करें तो वो क्रिकेट की तरफ ध्यान नहीं देना चाहते हो, तो भाजपा की वजह से भाग रहे हैं। और ये केसी जैन जी को शर्मा साहब बड़ी चिंता हो रही है कि अमेठी रायबरेली से कौन लड़ेगा? गांधी परिवार का कोई हुंकार भरेगा या फिर कोई और? ऐसा होता है, घर का निठल्ला जब लड़का होता है तो वो बाहर मोहल्ले में ही चिंता रखता है। मैंने कसम खाई है, इन बेटी जलाओ पार्टी को देश बेचने नहीं दूंगा। जैन साहब को खुली चेतावनी है, 10 साल में अगर ये एक विश्वविद्यालय, एक कोई कॉलेज जिसको विश्व स्तर का बनाया हो, जिसका डंका पूरे वर्ल्ड में बसता हो, बताओ बनाया? शर्मा साहब, उनके सवाल का जवाब तो दीजिए ना कि रायबरेली अमेठी से कोई लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा गांधी परिवार का? देखिए, हम लोग नेतागिरी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐरा गहरा नेता सवाल पूछे जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है। जैन साहब वही बोले जो पॉकेट डायरी में लिखा है, ये नहीं लिखा था आज की डायरी में। शब्दों की मर्यादा मत लांघिए ना। नहीं, ये गलत क्यों बोल रहे हैं? हम अपनी पार्टी का नेता कोई लड़ाए, जो भाग खड़े हो गए, हमें इन्हें क्या लेना देना? हम किसी को लड़ाए? कुछ बता रही उत्तर प्रदेश में आपके पास, आप लोगों के घर को झांक रहे हो। जिस दिन पार्क से अपने घर को झांकोगे तो सब शीशे टूटते दिखाई देंगे। कांग्रेस को, पूरी कांग्रेस को, किसी को लड़ाए? कांग्रेस से कुछ बचा रही? 1-2 सीट लेकर के आते उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में, 1 सीट आपके पास थी, वो वहां से आप भाग गए। क्यों पलायन कर रहे हो? क्यों डर रहे हो? और अपना डर ये कह के छुपा रहे हैं कह करके।
साहब, केसी जैन जी, ऐसे नहीं चर्चा होती है ना, प्लीज एक एक करके बोलिए, शब्दों की मर्यादा बदलाइए, शब्दों पर संयम रखिए आप दोनों। अच्छे पार्टी के प्रवक्ता है ना आप दोनों। नहीं नहीं ऐसे नहीं, राज शर्मा साहब, केसी जैन जी, भूल जाते हो कि हम बच के हैं वक्त जब आपने भगा दिया वायनाड तब आपको गिरफ्तार है। अरे रुकिए ना, शब्दों की मर्यादा क्यों लांग रहे हैं? जैन साहब, शर्मा साहब, रुकिए ना, एक एक करके नहीं, शब्दों की नहीं, शब्दों की मर्यादा नहीं, शर्मा साहब नहीं, जैन साहब, शब्दों की मर्यादा मत लाएंगे। आप दोनों एक अच्छी पार्टी के प्रवक्ता है, ऐसे में चर्चा आप लोगों से अपेक्षा नहीं करती। जनता को धुतकार है, जनता को गाली दे रहे हैं। जिस जनता ने अमेठी रायबरेली से सिर बातें बेटी जलाओ गांधी परिवार को, उसको गहरा गहरा कह रहे हैं। जलाओ जब जनता ने लग के भगा दिया, गहरा गहरा हो गए। जब जनता ने सिर बातें बैठाया तो जनता बहुत अच्छी की, क्या बात है। चलिए ठीक है, धन्यवाद आप सभी गेस्ट का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन मुझे उम्मीद थी कि आज जो चर्चा है वो बहुत हेल्दी चर्चा होगी, जनता के मुद्दों पर बात होगी, जनता के सवाल मैं पूछूंगी जिसका जवाब मुझे मिलेगा। लेकिन इस बार भी पार्टियों के प्रवक्ताओं ने जवाब देना मुनासिब नहीं समझा, बल्कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर यूं ही जारी रहा। लगातार हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे चुनावी मौसम नजदीक आ रहा है, चुनावी तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है, आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार देखने को मिलता है। और इन आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच जो जनता की बात है वो कहीं ना कहीं दबके रह जाती है, जैसे कि आज इस चर्चा में हुआ। और सार्वजनिक मंच से भी दावे वादे बहुत किए जाते हैं। जब घोषणा पत्र आएगा, हर एक पार्टी जब अपना मैनिफेस्टो दिखाएगी तो उसमें बड़े बड़े वादे होंगे, बड़े बड़े दावे किए जाएंगे। हर एक सरकार अपनी उपलब्धियां बताएगी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, और या यूं कहे भाजपा। लेकिन क्या वो वादे पूरे होते हैं, वो वादे पूरे किए जाते हैं या नहीं, ये सवाल बहुत बड़ा है। इस बार की जो जनता है उसने तय कर लिया है कि वो इस बार विकास के मुद्दे को सर्वोपरि रखेगी, और कोई भी किसी भी पार्टी का सर्वे काम आने वाला नहीं है। जिस पार्टी के प्रत्याशी ने काम किया होगा, इस बार जनता उसी को मौका देगी। खबर दोपहर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर। बैंक के नाम पर लूट, आखिर कौन दे रहा ऐसे अपराधियों को छूट? चेहरे एक नहीं, ये है हजार, गाढ़ी कमाई को लूटने को तैयार। देखिए प्राइम टीवी पर बहुत बड़ा खुलासा जल्द।